नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। मेथड ऑफ रिसर्च की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले हमारा दोस्तों आपसे ये सवाल है कि हमने मेथड ऑफ रिसर्च पे अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, क्या आप उसे देख रहे हैं? क्या आपने उसको देखा है? तो आप उसको देखिए, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, जहां पर हमने रिसर्च मेथड ऑफ रिसर्च को खत्म किया था, वो था स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च पे। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च, सैद्धांतिक और गैर सैद्धांतिक शोध। तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च को हम ट्रेडिशनल रिसर्च भी कहते हैं और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च को हम एम्पेरिकल रिसर्च भी कहते हैं। मतलब सैद्धांतिक शोध को हम परंपरागत शोध और गैर सैद्धांतिक शोध को हम प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। These both are the two kind of legal research। ये विधिक शोध के दो प्रकार हैं। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या है विधिक शोध? What is legal research? तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे लीगल रिसर्च। तो हम आते हैं किस पर कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। What is the legal research? Characteristics and features of the legal research, aim and objective of the legal research, मतलब कि विधिक शोध का क्या उद्देश्य है, significance of legal research, मतलब विधिक शोध का क्या महत्व है, types of legal research as I told you already, type of legal research के features और characteristics, उनके merit demerits, advantage disadvantage और उनके applications को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि व्हाट इज लीगल रिसर्च। विधिक शोध क्या है? लीगल रिसर्च इन दैट ब्रांच ऑफ इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which deals with the principle of laws, that is legislation, precedent and custom। हमको यहाँ पे प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन या कस्टम को इन डिटेल डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, तो वो तो आप लोग होप सो जानते ही होंगे एज टू बी ए लीगल स्टूडेंट। और another thing is the juristic work are another important now secondary source of the law, and their importance is dependent on the fact whether it is given due recognition by the courts or the legislature or juristic in solving the problems or not। क्या बताता है कि ये प्राइमरी सोर्स है हमारे, क्या? लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम। ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज में हम आ जाते हैं ज्यूरिस्टिक वर्क आर अनदर इंपॉर्टेंट दाउ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ एंड देयर इंपॉर्टेंस इज द डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट whether it is given due recognition by the courts or legislature or jurisdictions in solving problem or not। तो जो ज्यूरिस्टिक वर्क्स हैं, तो क्या उन्हें लेजिस्लेशन में, कोर्ट्स में या जुरिस्टिक्स उसको सॉल्व करने के लिए अपना अप्रूवल देते हैं या नहीं, या उसको यूज करते हैं कि नहीं, ये उन फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। इट इज द डिपेंड अपॉन द फैक्ट, ये उन फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। द कंटेंट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ लॉ changes with the changing requirement of the society, and if these are not taken into the account in the interpreting of law, the existing law is bounding to doomed। ये जो सोर्सेज ऑफ लॉ दिए हुए हैं, द कंटेंट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ लॉ चेंजेस विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये कौन कौन से कंटेंट मैंने आपको बताया? लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कस्टम अलॉन्ग विद द ज्यूरिस्टिक वर्क, जो कि फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। ये क्या हो गए? कंटेंट हो गए सोर्सेज ऑफ लॉ के, जो कि क्या कहते हैं? चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी के अनुसार बदलते रहते हैं। लॉ क्या है? लॉ को बोला जाता है टूल एंड टेक्निक ऑफ द सोसाइटी। अभी मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगी सोशियो लीगल रिसर्च। क्या है सोशियो लीगल रिसर्च? सोशियोलॉजिकल रिसर्च और लीगल रिसर्च को जब हम एक साथ कंबाइन कर दें तो क्या सोशियो लीगल रिसर्च बन जाएगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लॉ क्या है, इट इज अ टूल्स ऑफ द सोसाइटी। कैसे मैम आपने इसको कहा कि इट इज अ टूल्स ऑफ द सोसाइटी? क्या होता है कि जब हम सोशियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि किस पैटर्न पे हमारी सोसाइटी चल रही है, क्या लैकने आ रहे हैं, क्या डेफिशिएंसीज आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हमने उस पर स्टडी की। स्टडी करने के बाद फिर हम उस पर ये स्टडी करेंगे कि इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पर
लॉ बनाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करती है, ठीक है, तो उसको वो जो लॉ बनाया जाता है उस सोसाइटी के उस प्रॉब्लम को रिम्बर्स करने के लिए। तो एक तरीके से क्या हो गया कि लॉ इज अ टूल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। या ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोसाइटी जिन पैटर्न पे चल रहा है, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे सोशल इंजीनियरिंग, बहुत सारे जूरिस्ट्स ने अपने अपने कंसेप्ट्स दिए, अपने अपने प्रिंसिपल दिए सोसाइटी को अरेंज करने के लिए, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग हो गया, सोशल सॉलिडेरिटी हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इट इज अ टूल्स एंड टेक्निक्स टू ऑर्गेनाइज टू मैनेज द सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि द कंटेंट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ लॉ चेंजेस विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इफ दीज आर नॉट टेकन टू द अकाउंट इन द इंटरप्रिटेटिंग ऑफ लॉ, द लॉ एग्जिस्टिंग लॉ इज टू बी, जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ, इफ दीज आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट इन द इंटरप्रिटेटिंग ऑफ लॉ द एग्जिस्टिंग लॉ बाउंड टू बी डूम। से कोई लॉ पास हुआ 2023 में, कौन कौन से लॉज पास हुए हैं आपको पता है? तो हम एक आपको एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, ठीक है। अगर कोई लॉ पास किया गया है, वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी में अप्लाई तो किया जा रहा है, बट वो क्या कर रहा है कि नई प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अगर उन नई प्रॉब्लम्स पर हम पासिस नहीं किया गया, उनको फोकस नहीं किया गया, तो क्या होगा, जो प्रेजेंट में इम्प्लीमेंटेड लॉ चल रहा है वो डूम्ड हो जाएगा, उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये वही कह रहा है कि इफ दीज आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट, अगर ये चेंजिंग और ये जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी के थ्रू ये जो चेंज हो रहे हैं, अगर इनको अकाउंट में नहीं लिया गया, तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग लॉ जो होगा वो डूम्ड हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज द लीगल रिसर्च। चलिए हम आपको एक बार और पढ़ के बता देते हैं कि ये क्या है। Legal research in the branch of is that branch of knowledge which deals with the principle of laws, that is the legislation, precedent and the custom. Here the various principles of laws, as you already read in the jurisprudence and the constitution and the various laws, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर हो गया और रीजनेबलनेस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ द रीजनेबलनेस हो गया, प्रोस्पेक्टिव हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, दीज आर व्हाट द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉज, ठीक है ना। legislation, precedent, custom, juristic work are the another important secondary source of law, and their importance is dependent on the fact whether it is given due recognition by the courts or the legislature or the jurists the solving problem or not. The content of these sources of law changes with the changing requirement of the society, and if these are not taken into account or is not taken into the consideration in interpreting of law, the existing law is bound to be. अब हम आ जाते हैं एम ऑफ द लीगल रिसर्च। क्यों किया जाता है लीगल, क्या जरूरत है लीगल रिसर्च को करना, और करा भी जाता है तो उनका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है लीगल रिसर्च को कंडक्ट करने का। तो आइए जानते हैं इसमें कि एम ऑफ लॉ इज देयरफॉर टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियरल साइंस इन द प्रेजेंट डे ऑफ द सोसाइटी। ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए लीगल रिसर्च करी जाती है। चेंजेस इन सोसाइटी डिमांड दैट लॉ शुड बी मूव विद द टाइम इफ इट हैज टू रिमेन अलाइव एंड एक्टिव, देन इट इज अवेयर ऑफ इट्स लैकिंग एंड टेक स्टेप टू ओवरकम इट विद द पासेज ऑफ टाइम। चेंजिंग सोसाइटी क्या डिमांड करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब सोशियोलॉजिकल रिसर्च किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कमी है, क्या डेफिशिएंसी के रिकॉर्डिंग में वो लॉ बनाया जाता है टू ओवरकम विद द पासेज ऑफ टाइम, टू ओवरकम विद इट द पासेज ऑफ टाइम, देन फाइंड आउट द लैकिंग, जो कमी आई है उस कमी को, डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करना इन द एग्जिस्टिंग जो लॉ है प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, एंड सजेस्ट द सूटेबल मेजर टू एलिमिनेट देम, और उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या सूटेबल मेजर किया जा सकता है उसको फाइंड आउट करना। ये क्या है लीगल रिसर्च का उद्देश्य, मैंने हम एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीगल रिसर्च। क्या ऑब्जेक्टिव है, टू डिस्कवर द न्यू फैक्ट्स,
प्रेजेंट टाइम में जो कमी चल रही है उनको ओवरकम करने के लिए, वो हटाने के लिए, या जिस प्रॉब्लम से हमारी सोसाइटी सफ़र कर रही है उनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू फैक्ट्स और न्यू प्रिंसिपल्स को जो है फाइंड आउट करेंगे थ्रू लीगल रिसर्च टू टेस्ट वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स, टू एनालाइज द फैक्ट्स इन न्यू थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसमें इन फैक्ट्स को एनालाइज करना, फाइंड आउट करना, टू एग्जामिन द कंसिक्वेंसेज ऑफ न्यू फैक्ट्स और न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और जुडिशियल डिसीजन। प्रेजेंट टाइम में जो डिसीजंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या जो लॉज पास किए गए हैं उनको एग्जामिन करना, उनके कंसिक्वेंसेस मतलब उनको, उनके परिणाम को देखना कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है सोसाइटी में, लोगों के क्या ओपिनियन, उन लॉज से समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है उसे स्टडी करना है। टू डेवलप द न्यू लीगल रिसर्च टूल और अप्लाई द टूल्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स इन द एरिया ऑफ लॉ। नए लीगल रिसर्च टूल्स को डेवलप करना और उन टूल्स को अप्लाई करना अलॉन्ग विद द अदर डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ लॉ। मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा हम सुना देंगे आपको, ठीक है। मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि जब किसी एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हम जब कई डिसिप्लिन के रिसर्च की हेल्प लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च। अभी आप पढ़ेंगे तो भी मैंने आपको जैसे लीगल रिसर्च पढ़ा रही हूँ तो आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च, सोशियोलॉजिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, इट इज़ द वेरियस टाइप ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो कुछ वैसा ही कि अप्लाई द टूल्स इन द अदर डिसिप्लिन ऑफ द एरिया ऑफ लॉ, तो उन टूल्स को अदर एरिया ऑफ लॉ जो है उनमें अप्लाई करना और उनकी एप्लीकेशन को स्टडी करना के लिए हम लीगल स्टडी मतलब लीगल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। टू प्रोनाउंस अ न्यू लीगल कंसेप्ट, कोई नए लीगल कंसेप्ट को प्रोनाउंस करने के लिए, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मतलब कि जब कोई लैकने और डेफिशिएंसी कोई एग्जिस्टिंग लॉ में आती है तो उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू लीगल कंसेप्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उस को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें लीगल रिसर्च हेल्प करती है, एड करती है। टू एनालाइज द लॉ एंड द लीगल इंस्टीट्यूशंस, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, किसी लॉ को एनालाइज करना और लीगल इंस्टीट्यूट को एनालाइज करने के लिए भी हम लीगल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द लीगल रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल रिसर्च, विधिक शोध का क्या महत्व है, आइए जानते हैं इस स्लाइड में। इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग द सूटेबल लॉ टू परस्यू इट्स इकोनॉमिक एंड द सोशल पॉलिसीज। ये सरकार को या गवर्नमेंट को हेल्प करती है कोई सूटेबल लॉ को बनाने के लिए जो कि इकोनॉमिकल और सोशल पॉलिसीज में हेल्पफुल हो, ठीक है। इट हेल्प इन सॉल्विंग द वेरियस ऑपरेशनल एंड द प्लानिंग प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू बिजनेस, इंडस्ट्री एंड टैक्स। It helped the court in solving the problem without much delay and in such a way that the problem may not recur at all or at least in the near future. एक कोर्ट को भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विदाउट मच डिले, बिना ज़्यादा डिले किए हुए, इन सच अ वे दैट द प्रॉब्लम में नॉट रिकर एट ऑल द एटलीस्ट द नियर फ्यूचर, कि मतलब वो तुरंत वो प्रॉब्लम फिर से ना जनरेट हो जाए, उसको रिकर करने के लिए भी इस शोध का बहुत महत्व है। It helped the legal practitioners in taking a decision as to how he should tackle the problem in hand. लीगल प्रैक्टिशनर को भी ये हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए और अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए भी इस रिसर्च का काफी महत्व है, इस शोध का काफी महत्व। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द लीगल रिसर्च। तो ऐसा हमने आपको बता दिया व्हाट इज द लीगल रिसर्च, फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीगल रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ द लीगल रिसर्च, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीगल रिसर्च। अब हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ लीगल रिसर्च। तो लीगल रिसर्च के विधिक शोध के दो प्रकार हैं, डॉक्ट्रिनल रिसर्च जिसको हम ट्रेडिशनल रिसर्च भी कहते हैं, सैद्धांतिक शोध जिसको हम परंपरागत शोध भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या है परंपरागत शोध, चलिए जानते हैं। It involved the analysis of the case laws, arranging, ordering, and the systematizing the legal propositions and the study of the legal institute.
बट इट डज मोर, ये इतना ही नहीं करता, मतलब कि ये सिर्फ केस लॉ की एनालिसिस करना, उनको अरेंज करना, उनको ऑर्डर में सेट करना, सिस्टमेटाइज करना, लीगल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करना, ये सब इतना ही काम नहीं करता। इसके अलावा और क्या करता है, इट क्रिएट लॉ and it measure tool is not only tool thou the legal reasoning or the rational deduction। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, ये लॉ को भी क्रिएट करने में हेल्प करता है। This type of research is carried on by all the judges, lawyers and the law teachers। The two most important example of this research is the law of tort and administrative law। कैसे कैसे ये दोनों इसके बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, पढ़िए और जरा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और यदि आपको इसको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे सवाल कीजिए, हम आपको आपका इसका जवाब जरूर देंगे। और थोड़ा आप इसको देखेंगे तो दिमाग के घोड़े भी दौड़ेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जब दिमाग चलेगा तभी तो आप उसको सही तरीके से आंसर कर पाओगे। तो ये कैसे हैं, जरा इनको कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे, नए वीडियोज़ के साथ बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। These two areas have been developed by the judges rather than the theoretical researchers। It carried on the basis of the facts data stored in the library, archives and the other databases। ये किस पर डिपेंड करता है, देखिए सैद्धांतिक शोध जो है या परंपरागत शोध क्या है, इसमें आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, इसमें आप मतलब कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, आप पेपर्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, जो रिसर्च हो चुकी हैं उन्हीं में स्टडी आप कर रहे हो। तो अच्छा, मतलब कोई लॉ पास्ड है तो वो अब कहाँ तक एप्लीकेबल है, कहाँ तक एप्लीकेबल नहीं है, क्या वो अब यूजफुल है, क्या वो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्या उसे अमेंड करके इम्प्रूव करना चाहिए, क्या उसे हटा देना चाहिए। तो ये सब क्या है, डॉक्ट्रिनल रिसर्च में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ द डॉक्ट्रिनल रिसर्च में। द स्कॉलर ऑर्गेनाइज हिज स्टडी अराउंड द लीगल प्रपोजिशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कुछ नया नहीं होता, तो ये लीगल प्रपोजिशंस के अराउंड ही स्कॉलर्स इसमें काम करते हैं। The scholar rely on the appellate court reports and the other conventional legal materials that are readily accessible। Other conventional legal materials that are readily accessible, वो conventional materials जो कि easily access किए जा सके। As I told you already, the facts data stored in the library, archives and the other bases, जैसे कि बुक है, research papers है, journals हैं, notes हैं and all, है ना। Examples and the applications of the doctrinal and the traditional research। तो ये है एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये आर्टिकल 14 में है। क्या मकसद था आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन का? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग विच वॉज गिवन बाय द डीन रॉस्कोपाउंड, who is the jurist of the sociological research। Section 309 of the IPC, attempt to commit suicide। कैसे 309 क्या कहता है? 309 क्या कहता है कि वो जो सुइसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं उनको पनिश करते हैं, उनको पेनलाइज करते हैं। तो क्या हुआ कि पी रतिराम नागभूषण पटनायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1994 में, जिसमें क्या किया गया कि 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस पर कैसे डॉक्ट्रिनल रिसर्च हुई मैम? आप तो बता रही हैं कि 309 को पी रतिराम नागभूषण पटनायक 1994 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। तो इसमें डॉक्ट्रिनल रिसर्च का रोल ही क्या था, इसमें क्या रोल था हम आपको बता। क्या हुआ कि जब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को यहाँ पर पिनलाइज किया गया था, तो ये कहा गया कि जो सुसाइड करना है वो हमारा अपना पर्सनल राइट है। कि ये क्या कर रहा है कि आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है। ये हमारे जीने, जब वो हमें जीने का अधिकार देता है तो वो हमें मरने का भी अधिकार देता है। तो ये क्या करता है कि आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर को, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। इस वजह से इसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। और दूसरा फैक्ट क्या थे, अगर कोई इंसान सुइसाइड अटेम्प्ट करता है तो कोई ऐसे ही तो सुइसाइड अटेम्प्ट नहीं करे, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा दुख होगा तभी वो अटेम्प्ट करेगा। एक तो वो अपने दुख से चल रहा था, उसने सुइसाइड अटेम्प्ट किया, मरा भी नहीं बेचारा, मरा नहीं तो उसको न मरने का अलग दुख था। अब वो समाज में क्या मुंह दिखाएगा, ऊपर से इसको कोर्ट ने क्या किया और पेनलाइज कर दिया।
सजा सुना दी, तो अब मरने के बजाय तो और हमको कल्प्रेट बना दिया गया। अब हम क्या समाज में मुंह दिखाएंगे, उसका अलग टेंशन आ गई उसके ऊपर। तो ये क्या, जो पीड़ित है उसको पनिशेबल करना, उसको सजा देना, क्या ये सही था? क्या ये रीजनेबल, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल था? क्या ये जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस पर बेस्ड था? नहीं। तो इसलिए 1994 में पी रतिराम नागभूषण पटनायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको क्या कर दिया गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। फिर आता है 1996 में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इसमें क्या किया गया कि पी रतिराम नागभूषण पटनायक के केस को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि राइट टू डाई, मतलब मरने का अधिकार आर्टिकल 21 में नहीं आता। कैसे? इस पर कौन सा डॉक्ट्रिनल रिसर्च हो गई भाई, समझिए। फिर क्या हुआ कि अगर सोसाइटी में लोगों के पास तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके पास अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पास बड़ी, किसी के पास छोटी, बट क्या होता है कि हर कोई बड़ी या छोटी प्रॉब्लम के लिए सुइसाइड थोड़ी अटेम्प्ट कर लेता है, तो वो उससे ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से बुद्धिदिल होने का काम और ये करना उचित नहीं है। एक तो आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उसमें कोई पर्सन अगर सुइसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तो ऑलरेडी आप फैमिली को इतने प्रॉब्लम में डाल दे रहे हो। आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो वहाँ पर टीन एज के भी बच्चे हैं, सभी लोग हैं। तो अगर कोई इंसान सुइसाइड अटेम्प्ट करता है तो इससे उस समाज पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लॉ का क्या काम है? एक अरेंज्ड, एक मैनेजेबल सोसाइटी प्रोवाइड कराना। तो ये कहीं ना कहीं उस जो सोसाइटी है उसके ऊपर गंदा इंप्रेशन डालती है। तो इन सब के चलते क्या जो राइट टू डाई या राइट टू सुइसाइड करने का, राइट टू अटेम्प्ट सुइसाइड करने की चीज़ें जो थी, क्या वो रीजनेबल थी? क्या वो सही थी? समाज के लिए सही थी? लोगों के लिए सही थी? नहीं सही थी। इसीलिए ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 के केस में इसको पी रतिराम नागभूषण पटनायक के केस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। दिस इज द लेआउट ऑफ द डॉक्ट्रिनल और द ट्रेडिशनल रिसर्च। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ द लीगल रिसर्च में, एडवांटेजेस ऑफ द डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या है? इट प्रोवाइड द लॉयर्स, जजेस एंड द अदर्स with the tools needed to reach the decision on the immense variety of the problems within the limited time frame। ये क्या करता है कि लॉयर, जजेस और अदर्स, जो कि मतलब अदर लोग हैं, जो स्कॉलर्स एटसेट्रा, इनको क्या करता है कि टूल्स प्रोवाइड करता है एक डिसीजन पर आने के लिए जो कि इमेंस तरह की प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में, ठीक है। इट प्रोवाइड द साउंड बैकग्राउंड फॉर द आउटस्टैंडिंग स्कॉलरशिप एंड इट हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लीगल सिस्टम इन द सोसाइटी। के स्मूथ लीगल सिस्टम को चलने के लिए स्कॉलर्स को एक साउंड बैकग्राउंड प्रोवाइड कराती है। व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट कोर्स the law should follow, the doctrinal research may provide the appropriate guidance and hence it is the informational value। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा कोर्स या कौन सा लॉ कोर्स प्रोवाइड कर मतलब फॉलो करना चाहिए, तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च वहां पर एक सबसे अप्रोप्रिएट गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। डॉक्ट्रिनल रिसर्च के थ्रू हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट टूल होगा। There are the certain concepts, for example, the ultra-virus doctrine, which can be improved by the doctrinal research। अल्ट्रावायरस आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 13, जिसमें अल्ट्रावायरस की बात बहुत ज़्यादा करी गई है। तो जो अल्ट्रावायरस लॉज होते हैं, डॉक्ट्रिन्स होते हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए ये लॉ सबसे मतलब ये रिसर्च सबसे बेस्ट टूल माना गया है। Now, what is the disadvantages of the doctrinal research? A doctrinal research faces difficulties in giving a concrete shape to the work because too many presumptions may be drawn from the material at his disposal। जब आप डॉक्ट्रिनल रिसर्च करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल कि आप बेसिक स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना चाहते हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहती हूँ, तो इस पर आपको इतने सारे मटेरियल्स मिलेंगे कि यू गॉट कंफ्यूज्ड कि क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब इस पे आप एक कॉन्क्रीट साइज पे पहुंच पाना इस रिसर्च में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इट इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस रिसर्च। तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च एनालाइजेस लेजिस्लेशन, केस लॉज एंड द कस्टमरी प्रिंसिपल to draw his inferences, but if he failed to take into the account the reference and the context of the legislation, precedent and the custom, his work may not be worthy and laying down the any general propositions। अगर कोई कंडक्ट कर रहा है डॉक्ट्रिनल रिसर्च को, ठीक है, अगर उस दौरान उसने इन लोगों को मतलब लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कस्टम को अपने कंटेक्स्ट में या रेफरेंस में उन्होंने अकाउंट नहीं किया, तो क्या होगा कि ये रिसर्च क्या होता है, इट इज नॉट मच वैल्यूएबल।
अब हम आ जाते हैं अनदर टाइप ऑफ द लीगल रिसर्च में, क्या है, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च या एम्पेरिकल रिसर्च। ठीक है, गैर सिद्धांतिक रिसर्च है जिसको हम प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप दिमाग चलाइए कि ये डॉक्ट्रिनल रिसर्च से कैसे अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैद्धांतिक रिसर्च सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, बुक्स पे है, रिसर्च आर्टिकल्स पे है, पेपर से, द प्रिंसिपल विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, उस पर जब हम शोध करते हैं तो वो क्या है, डॉक्ट्रिनल रिसर्च है, गैर सिद्धांतिक शोध। जब आप रिसर्च पढ़ोगे जिसमें आप दो कंसेप्ट पढ़ोगे, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, खैर मैं इसको आगे आपको बताऊंगी तो ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसको ना घुसा करके हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आखिरकार नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च या एम्पेरिकल रिसर्च क्या है। जब कोई चीज़ आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, कोई समाज में नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको आप एनालिसिस कर रहे हो और उसको एनालाइज करके जब आप एक नए प्रिंसिपल या नए डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश कर देते हो तो वो क्या है, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है। जैसे 2023 में जो भी एक्ट्स पास किए गए उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या आप ऑब्जर्व कर, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, क्या आपका इंटरव्यू है उसको लेकर के, वो क्या है, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है। तो आइए जानते हैं क्या है नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। नॉन डॉक्ट्रिनल और द एम्पेरिकल रिसर्च इज द कैरीड ऑन बाय कलेक्टिंग और गैदरिंग द इंफॉर्मेशन बाय फर्स्ट हैंड स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। क्या है, फर्स्ट हैंड स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट and it rely on the experience and the observation without due regard to any theory or system, and hence it is also called as the experimental type of research। क्या कहलाता है, it is a experimental type of research। तो यहाँ पे theories books उनका इतना ज़्यादा रोल in comparative to doctrinal research उतना नहीं हो। ठीक है, this type of the research the researcher attempt to investigate effect or impact by the actual examination of the observation of the functioning of law and the legal institution in the society। as I told you already कि जब कोई नया लॉ पास होता है तो उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्या प्रभाव, उनका ऑब्जर्वेशन करना, उनका एनालिसिस करना, वो कहीं ना कहीं ये एम्पेरिकल रिसर्च या नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च में आ जाएगा। फीचर्स ऑफ द नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च, इट ले द लेसर एम्फासिस अपॉन द डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन्स पे कमजोर डालता है। इट सीक टू आंसर ब्रॉडर एंड मोर न्यूमरस क्वेश्चंस, ये बहुत ही ब्रॉड और बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराता है। इट इज़ नॉट एनक्रोज्ड एक्सक्लूसिवली टू द एपिलेट रिपोर्ट्स एंड द अदर ट्रेडिशनल लीगल सोर्सेज फॉर इट्स डाटा। ये एपिलेट कोर्ट के जो है रिपोर्ट्स पर या डिसीजंस पर ज़्यादा मतलब आधारित नहीं होता, उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है। एंड इट में इन्वॉल्व द रिसर्च पर्सपेक्टिव, रिसर्च डिज़ाइन, स्किल एंड द ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। इट इज़ नॉट द एम्पेरिकल काइंड ऑफ मतलब इसको जितना एम्पेरिकल होना चाहिए शायद ये उतना एम्पेरिकल है। इट इज़ नॉट दैट द एम्पेरिकल काइंड ऑफ रिसर्च इज ऑलवेज बैड फॉर द लीगल पर्पज। द फैक्चुअल स्टडी, the examination of the actual functioning of law in society is the extremely useful for the ascertaining the acceptance of new law or ascertaining the courses of law reform. It gives us an insight for understanding as to what kind of law the present day society needs. Empirical research has given rise to the sociological of the reasons. अब हम आ जाते हैं demerits पे। It is the time consuming and the costly. It call for the additional training, great commitment of the time and energy for producing the meaningful result. It need a strong base for the doctrinal research. The researcher must have a strong base, legal doctrine, case laws and the legal. It cannot give the direction as to what course of law should follow be useful. Most of the time details भी होता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए जो डॉक्ट्रिन्स हमें प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं क्या वो उस तरीके से एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी क्या उसका सिस्टम, तो उन पर स्टडी करना तो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब इन पर आप इतना ज़्यादा शोध करोगे, इतना ज़्यादा रिसर्च करोगे तो ये कहीं ना कहीं कंक्लूसिवली होते नहीं हैं। ठीक है ना, ये इन कंपेरेटिव टू डॉक्ट्रिन क्या होता है, डॉक्ट्रिनल रिसर्च थोड़ा टफ पड़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगती है, एनर्जी ज़्यादा लगता है। इस रिसर्च के डीमेरिट्स हैं। चलिए दोस्तों, इसी स्लाइड के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। डॉक्ट्रिनल नॉन डॉक्ट्रिनल से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।